गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ क्वेश्चंस एज वेल एज थोड़ा थ्योरी पार्ट भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे नोट्स में है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज, ए और बी पॉइंट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाला। तो ज़रा डायग्राम होपफुली आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं, हमारा इस तरह से जो मैं चलाता हूँ सब दिखता है ये। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा ए पॉइंट हमारा मूव कर रहा है। ए पॉइंट, बेटा इस तरह की प्रॉब्लम जो हमारा डायग्राम बना हुआ है इसको मैं अगर बना दूँ तो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। कैसे, देखिए कैसे। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है ए, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। अब इस ए पॉइंट को हमने देखा यहाँ पर आ गया, ये ए पॉइंट, यहाँ पर भी ए पॉइंट है क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट वायर जॉइंट है ना। और डायरेक्ट वायर जॉइंट है तो इसमें मैंने ये एक कैपेसिटर, फिर यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले आया हूँ मैं बी, क्योंकि ये बी पॉइंट ऑलरेडी जॉइंट है, ऑलरेडी जॉइंट है बेटा, किसके साथ, दूसरे कैपेसिटर के साथ। ये रहा बी के साथ कैपेसिटर, अगेन यहाँ के साथ शॉर्ट सर्किट है इसके साथ, ये रहा। तो ये पॉइंट कैसा हो गया, ये भी ए हो गया, यानी कि सेम पोटेंशियल हो गया ना, सेम पोटेंशियल हो गया। अगेन ये ए पॉइंट हमारा कनेक्टेड किसके साथ है, हमारा ये तीसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है, और इधर बन रहा है बी। अब इस बी का कनेक्शन मैंने दिया इस किसके साथ, इस बी के साथ। ये भी शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है। तो ये पॉइंट बी था और ये बी था, इस बी के साथ दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं और इस ए के साथ यहाँ पर दो कनेक्टेड हैं और एक ये कनेक्टेड है। फाइनली अगर मूव करना शुरू करें तो यहाँ से चलूँ तो ए पहुँचे, ए पहुँच गए, ठीक है। ए से एक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड कैपेसिटर होगा। तो ए से ये मूव करते हुए इस कैपेसिटर नंबर 1 पर आ गए और इसकी कनेक्टिविटी बी पॉइंट के साथ है, ये रहा वो बी पॉइंट, ठीक। फिर कैपेसिटर नंबर 2 एक तरफ से कनेक्ट ए के साथ है और दूसरी तरफ से बी के साथ है, ये बी पॉइंट मिल गया मुझे। इसी तरह से कैपेसिटर नंबर 3, तो 3 वाला एक टर्मिनल ए के साथ और एक टर्मिनल बी के साथ। तो फाइनली कैसा हो गया, कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल में। और जब पैरेलल कनेक्शन हुआ तो सारे के सारे हमने ज्वाइन कर लिए, दैट मीन्स 3 + 3 + 3 दैट इज 9 माइक्रो फैरड, ठीक। क्योंकि इसमें कैसे चलता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, याद रखना ये बात। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा ध्यान से देखो। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड द सेपरेशन डी इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर एक बड़ा डिफरेंस दे रखा है, कोई बात नहीं, चलो 2 मीटर दे दिया, मान ली इसकी बात। हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 4 मिली फैरड, 4 मिली फैरड, 4 मिली फैरड एक बड़ी कैपेसिटेंस है, ये भी मान ली बात। अ न्यू कैपेसिटेंस of the system if the half of the space between them is filled with a dielectric constant of k is equal to 3 as shown in figure, ठीक। तो फिगर तो ठीक नहीं लग रही है भाई, फिगर ठीक नहीं लग रही है, फिगर सही है हमारी ये वाली, मैं बनाता हूं। ये कैपेसिटर है ओरिजिनल, ठीक। इसके बीच में हाफ मीडियम यानी d/2 डिस्टेंस पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया गया है, d/2। बीच में कर लो या आप ऐसे कर लो, ये हमारा जो ना एक कॉर्नर में था, चलो फिगर को सही मान लेते हैं। तो ये आधा भर दिया है, तो इधर मैंने कहा ये आधा भर दिया है मैंने। ये वाली प्लेट है मेरी दूसरी वाली, ये दूसरा प्लेट है मेरा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 3 से फिल्ड कर दिया गया है। इसका ये आधा पार्ट एयर से भरा हुआ है, दैट इज योर d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी d/2 डाइलेक्ट्रिक है और d/2 मेरा एयर है।
ठीक, तो जो मेरा फॉर्मूला था बेटा, जो मेरा फॉर्मूला था दैट वाज कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही फॉर्मूला डिडक्ट किया था हमने कल जो डेरिवेशन कर रहे थे, यही था ना भाई। अब इसमें जो है टी की जो वैल्यू है बेटा, टी की जो वैल्यू है ये वाला टी है ना, टी इज इक्वल टू डी बाई टू है बच्चों। अब यहाँ पुट कर दीजिए आप, दैट इज योर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, तो ये होगा डी माइनस टी, जैसे डी बाई टू तो ये हो गया, प्लस डी बाई टू के ये हो गया, ठीक है, डी बाई टू के ये हो गया, ठीक। अब इसमें से डी कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन ले लिया, तो ये कैपेसिटेंस आ गया। ये तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना सी का, दैट वाज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब नीचे सॉल्व करूं तो नीचे जो डिनोमिनेटर में चल रहा था 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 लिख लेता हूं भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k इज इक्वल टू 3 गिवन है, वो मैंने इसमें डाल दिया, तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक, जिसकी वैल्यू गिवन है मुझे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू गिवन है, दैट इज गिवन बेटा, दैट इज गिवन विच इज योर 4 मिली फैरेड। मिली नहीं है, माइक्रो ही होगा, ये करेक्शन है क्वेश्चन में ना, माइक्रोज में दे रखे ना आंसर, तो ये माइक्रो फैरेड ही है, ठीक, माइक्रो फैरेड है 4। तो इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है 4 माइक्रो फैरेड, इसको यहां लिख लेता हूं 4 माइक्रो फैरेड। अब मुझे निकालना है भाई बाकी का आंसर, तो ये हो गया 6, 1/6 1/2, तो एलसीएम ले लूं, 1/2 प्लस 1/6 कितना आया एलसीएम लेके, स्पेस कम रह जाता है, हाँ जी कितना आया, दैट विल बी, एलसीएम लिया 6, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू बताओ पहले, तो ये हो गया मेरा 4 माइक्रो फैरेड अपॉन, एलसीएम लिया तो ये हो गया 6, 3 प्लस 1 इधर आ गया, यानी 3 प्लस 1 हो गया 4, और ये हो गया 6, तो ये बना मेरा 4 माइक्रो फैरेड अपॉन 4 इंटू 6 पहुँच गया ऊपर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 6 माइक्रो फैरेड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 6 माइक्रो फैरेड। एरिया किसका लेता है सर इसमें? एरिया बेटा प्लेट्स का लिया जाता है, प्लेट्स, जो पैरेलल प्लेट की मैं बात कर रहा हूं ना उसका लिया जाता है। डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होता है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर ऐसे इंसर्ट किया गया तो वो भी कंप्लीटली ऐसे, मतलब पूरे एरिया को घेर रहा होगा। इसमें भी करेंगे कुछ टाइप के क्वेश्चंस और, जैसे एरिया को हाफ कर देते हैं, है ना, और बीच में से जो है बीच में उसको हाफ कर देते हैं, किसको, डी को, डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, नया कैपेसिटर बनता है, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस बनते हैं उस केस में, वी विल डिस्कस, उस पर भी क्वेश्चन बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी सब जगह देखने को मिलते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 16 तो डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही थी, तो उस पर भी आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर एक बार देखिए 17 क्वेश्चन को अगर ढंग से रीड करोगे तो क्या है क्वेश्चन में, समझिए। अ फोर्स 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखना भी। पार्टिकल प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर के बीच में एक चार्ज पार्टिकल पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इफ 1 प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड, अगर एक प्लेट को हटा दिया गया, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो बेटा हमने देखा था जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये रहा, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होता है, एक यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो जब एक प्लेट होती है तो ये आ जाता है एक प्लेट से, एक प्लेट के राइट में लेफ्ट में, दैट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ऐड हो जाता है क्योंकि एक प्लेट की पोलैरिटी नेगेटिव होती है और दूसरी पॉजिटिव होती है, यानी कि इनका दूसरा
दोनों का डायरेक्शन सेम बन जाता है इन बिटवीन। सेम बनने की वजह से ये हो जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है मुझे, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ट्वाइस। अब एक प्लेट हट गई तो हाफ हो जाएगा ये, इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ। तो सीधा सीधा आंसर आप लिख सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, जिसमें बोल रहे हैं हम 5 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा। एनर्जी स्टोर्ड की बात अभी करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन करेंगे बेटा इस पर। अब जरा एक और बढ़िया सवाल, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा क्या? एनर्जी तो नहीं बोल रहा कहीं, टोटल एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी तो भी पढ़नी है हमें। ये वाला क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R विद अ डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। ये तो ग्राफ मैंने पढ़ाया तुम्हें। कैसा स्पेयर है? चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R। कौन सा ग्राफ सही है बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा 21। तो जरा ग्राफ देखते जाओ। एक ग्राफ तो ये रहा, ऑब्जर्व करते जाओ, ड्रॉ कर लो इसको, ड्रॉ कर लो कॉपी पर। देखिए एक तो ये रहा, ठीक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्पेयर से, जो कि मेरा कंडक्टर है, बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर स्पेयर कंडक्टर है, चाहे वो कोस्को की बोलो अंदर से खाली, चाहे वो लेदर की बोलो अंदर से भरी हुई, ठीक है, डिस्कस करेंगे। वो सरफेस पर चार्ज आ जाता है अगर कंडक्टिंग है तो, कंडक्टिंग है तो चार्ज मेरा सरफेस पर पहुंच जाएगा, तो सारा चार्ज सरफेस पर हो जाएगा। और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे शेल काम करता है, जैसे स्पेरिकल शेल काम करता है वैसे ही, क्योंकि चार्ज कहां पहुंच गया? घूम के स्पेयर के सरफेस पर आ गया, स्पेयर के सरफेस पर आ गया। ठीक है बेटा, अब किस तरीके से काम करेगा? काम करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पेरिकल शेल काम करती थी। अब स्पेरिकल शेल से आपने पढ़ा ही होगा भाई, पढ़ाया मैंने, पूरा डेरिवेशन कराया यार इसका। तो क्या है मतलब, जितना सरफेस पर होता है दैट इज योर, अगर ये चार्ज मेरा Q है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पोटेंशियल, उतना ही इनसाइड होता है। इनसाइड मतलब इनर कोई पॉइंट ले लूँ, I लिख लेता हूँ, लो इनसाइड, ये भी इतना ही होगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। और बाहर की बात करें तो ये वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि इस चार्ज को कहाँ मान लेता हूँ? सेंटर से। तो आउटसाइड जो हो जाएगा दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, यानी ये वेरिएबल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं? कांस्टेंट है भाई, ये तो r तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स्ड है ना। तो सेंटर से सरफेस तक फिक्स्ड, और उसके बाद 1 अपॉन r से ग्राफ नीचे गिरेगा, ठीक। तो सेंटर से सरफेस तक फिक्स्ड है? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन में सेंटर से सरफेस तक कोई पोटेंशियल दिखाई नहीं रखा, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट पोटेंशियल दिखाई पड़ेगा, कैपिटल R रेडियस तक कांस्टेंट रहेगा, ये रहा कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद ऐसे स्लोप, गॉट इट। और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? इतनी, जितनी अंदर उतनी बाहर सरफेस पर। एक बहुत बढ़िया सवाल मुझे याद आ रहा है, कराऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के 7 क्वेश्चन है इसी में ही, बहुत बढ़िया, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन मज़ा आता है करने में, करेंगे उसको भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ते पढ़ते थोड़े बोर से नहीं हो जाते, आगे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, फिर उसके बाद थ्योरी करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका फिजिक्स पढ़ने का जो मैंने फाइंड आउट किया है दैट इज कि आप एक टॉपिक पढ़ो, उस पर अगर जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं होता 5, 7, 10 क्वेश्चन लगा लो। हो सकता है 3 क्वेश्चन में तुम्हें टॉपिक क्लियर हो जाए, 4, 5 क्वेश्चन भी हो गए ना उस टॉपिक पर,
उससे रिलेटेड घूम फिर कर, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना, दैट इज़ द बेस्ट वे। उसके बाद भाई एक माइंड मैप बना लो और शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। कितने होने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर, जैसे मैंने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक चैप्टर नंबर 1, उसका एक पेज, एक सिंपल ये वाला पेज, जैसे मैं ये बोलूँ एक सिंपल ये वाला पेज, ठीक, या इसके अगला पेज अगर कवर करना चाहते हो जस्ट बस हाफ बस, ये मैक्सिमम, यही शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं कि दोबारा से तुम कॉपी भर दो, और वो ऐसा होना चाहिए कि विद इन 5 to 10 और मैक्सिमम 15 मिनट में उन नोट्स को देखकर तुम्हें चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगर ये हो जा रहा है तो तुम्हें चैप्टर आता है, ऐसे उंगलियों पर, अदरवाइज तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बच्चा कहता है अरे सर मैंने तो चैप्टर पढ़ लिया, मुझे सारे डेरिवेशन, अब भाई तुझे आते हैं लेकिन तू लिख कब पाता है उन्हें? जब तू पूरा देखता है कि अच्छा ये फला 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 ये, तब लिख पाता है। वैसे नहीं उंगलियों पर कि ये होता है, ये होता है। सीक्वेंस अगर तुम्हें याद है तो दैट मीन्स यू आर नॉन विद द थ्योरी पार्ट, और थ्योरी बढ़िया होगी तो ऑब्वियस क्वेश्चंस लगेंगे। इसका सेकंड as shown in figure, a point charge capital Q is placed at the center of the conducting spherical shell. Point charge है बेटा capital Q, जो कि placed है center of conducting spherical shell, ठीक, जिसका inner radius दिया हुआ है A, outer radius दिया है B. The electric field due to charge capital Q in 3 different regions पर बताना है। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना भाई। शेल के अंदर तो 0 हो गया है ना, लेकिन चार्ज दिया हो ना Q, कहां पर दिया हुआ है? सेंटर पर। चलो करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यहां सेंटर है बेटा O, इस पर एक चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q, यहां से ये छोटा सा रेडियस A, दूसरा एक रेडियस ये हो गया, इसको मैं बोल रहा हूं B। अब रीजन डिसाइड किए उसने, एक ये वाला इनर साइड, दूसरा इस पर अंदर की तरफ, जो कि कंडक्टिंग हो गया। ये पूरा का पूरा पार्ट बेटा कंडक्टिंग हो गया है। ये बात बिल्कुल पकड़ने वाली है एकदम ध्यान से। कौन सा पार्ट बोल रहा हूं मैं? ये वाला पार्ट जो सेकंड रीजन वाला है, ये पूरा रीजन हो गया कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग के अंदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। पहली बात तो ये पकड़ लो। फिर ये सेकंड के बाद हो गया मेरा थर्ड हो गया बेटा ये वाला, ये थर्ड रीजन हो गया जो बाहर की तरफ है, ठीक। तो ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात होगी तो आप समझ जाओ गॉस थ्योरम की बात करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी तो गॉस थ्योरम की जरूरत नहीं है। सीधे आप चार्ज को, जो स्पेयर पर चार्ज है, उसको सेंटर पर अज्यूम करके और सीधा फॉर्मूला लगा दो। इसी तरह से कैलकुलेट किया है। हाँ, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये चार्ज सेंटर पर रखा है, देखो बेटा यहाँ पर चार्ज रखा है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। As shown in figure, a point charge capital Q is placed at the center of the conducting spherical shell. Conducting spherical shell के सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, of inner radius small a and outer radius b. The electric field due to the charge capital Q in 3 different regions पर। अब सेंटर पर हो गया भाई चार्ज, तो यहां पर एक पॉइंट लोगे आप, अगर गॉस थ्योरम लगाओगे तो पॉइंट लोगे ना इनसाइड। अब देखो इनसाइड पॉइंट लेके गॉस थ्योरम करोगे तो इसके अंदर तो चार्ज हो गया, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, यानी फर्स्ट वाले प्लेस पर E इज नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, कैलकुलेट होकर आ जाएगा, है ना। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग चलेगा, ठीक। अब उसके बाद देखो इसके अंदर की बात करूं, ये सेकंड सरफेस की बात देखो इंपॉर्टेंट है, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। समझिए किस तरीके से, यहाँ पर आइए। अब ये कैपिटल Q चार्ज है, इससे इनर सरफेस कैसी हो जाएगी हमारी? पोलराइज्ड हो जाएगी, यानी कि
बेटा इनर सरफेस पर, यहां पर पूरा इनर सरफेस पर चार्ज आकर खड़ा हो जाएगा ऐसे, और इस चार्ज का वैल्यू कैपिटल Q होगा माइनस में, होगा कि नहीं? अब जब ये चार्ज को खींच लेगा अपनी तरफ और इस तरीके से चार्ज आकर खड़ा हो गया, तो एक इसी का अपोजिट चार्ज भाग जाएगा दूर, यानी कि आउटर सरफेस पर भी चार्ज आ जाएगा। कैसा? आंसर है आउटर सरफेस पर कैपिटल Q चार्ज यहां आ जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा कैपिटल Q और वो भी प्लस का हो गया। अब ये वाला जो रीजन था ना, यहां पर क्या होगा? यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बताओ? एक फील्ड तो ये बना रहा था ऐसे, ये तो एक्सटर्नल फील्ड हो गया ना, जिसकी वजह से इसने बना दिया कैसे? बोलो, ऐसे, हर पॉइंट पर ऐसे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना दिया ना इसने। भाई हर जगह तो ऐसे जा रहा था इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहोगे? चित्रकारी बना दी सर, है ना? तो इसने क्या किया? इसके अंदर पोलराइज करके एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, जैसे डाइलेक्ट्रिक्स में करते थे, जो हमने डिस्कस किया था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया? 0। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट पर, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया बेटा। ये सर इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे हाँ, इनर पर नेगेटिव, आउटर पर पॉजिटिव, और उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। तो नेट जो सरफेस हो गया, जो बीच वाला है ये सेकंड वाला, यहां पर 0 हो गया। ये कंडक्टिंग क्या हो गया आपका? डाइलेक्ट्रिक, जैसे हमने डिस्कस किया था, कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक हो गया। अब देखो थर्ड पॉइंट पर, यानी कि आउटसाइड द सरफेस, अगेन वही सेम बात है भाई। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेट चार्ज 0 हो गया, यानी कि यहाँ गॉसियन सरफेस लगा लो ऐसे करके, दिमाग में गॉसियन चला दिया करो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो तो। यानी नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज दिस कैपिटल Q, इसीलिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसका मतलब जो थर्ड पॉइंट होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये आप देख लो, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब ये और देखिए भाई, बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है 24, थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्वेश्चन, जरा दिल थाम कर बैठें और इसको ढंग से पहले रीड करें, बिल्कुल ढंग से रीड करें, समझ कर क्या बोल रहा है, तभी समझ में आएगा सॉल्यूशन, अदरवाइज आएगा नहीं। रीड करो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। फ्रेम किया करो, फ्रेम। आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते हो देखो, मेरे दिमाग में एकदम याद नहीं आता मुझे क्या करना है इसमें। मैं पूरे क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज को प्लेस करता हूं फिर उसमें टू फाइंड को प्लेस करता हूं कि क्या निकालना है, देन फिर कुछ ना कुछ क्वांटिटीज मर्ज होकर सॉल्यूशन की तरफ हम पहुंच जाते हैं। माइंड मैप बनाना और शॉर्ट नोट्स बनाना वो मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, लॉन्ग नोट्स मैंने तुम्हारे बना दिए हैं। हर चैप्टर के बाद अगर वो कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, तुम्हें ज़रूर चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। और कल पर कोई चीज़ मत छोड़ना बच्चों, कल कभी नहीं आता, कल कर लेंगे, एग्ज़ाम आएगा तब करेंगे, तब आएगा, बिल्कुल एकदम रूटीन्ड। आफ्टर एवरी चैप्टर वी आर टेकिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फाइनली देखो जब तुम्हारे एग्जाम्स आएंगे ना स्कूल के, तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी, तुम कहोगे ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ये सब हमें आता है, टेस्ट भी दे चुके हैं।
और पढ़ने का मज़ा भी तभी है। अब लास्ट मोमेंट पे अगर तुम परेशान होकर चीज़ों को पढ़ रहे हो तो अच्छे से तो पढ़ा नहीं जाता, ना मज़ा आता। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है। टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्पेयर्स ऑफ रेडियस r and 2r are charged such that both have same charge density sigma. क्वेश्चन नंबर 24। दो मेटेलिक स्पेयर्स हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। दूसरे को थोड़ा बड़ा बनाते हैं बेटा, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा दे रखा है। ये रहा भाई, इसका रेडियस दिया है 2r और इसका रेडियस दिया है r। दोनों की विशेषता क्या है कि दोनों की विशेषता है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम है इनिशियल केस में, है ना। दोनों पर चार्ज अलग अलग होगा तभी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम आ रही है विद द डिफरेंट रेडियस। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पहले वाले के लिए, क्यों? इस पर चार्ज मैंने मान लिया लेट्स सपोज Q1, चार्ज का ही खेल है बेटा, क्योंकि चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। इस पर चार्ज मान लिया Q2। जब चैप्टर 1 में पढ़ा था चार्जेस कंजर्व, अरे सर क्या बता रहे हो, वो तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब समझ में आएगा क्या होता है ये। सिग्मा इज इक्वल टू, इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 4 पाई Q अपॉन एरिया, यार सरफेस एरिया है ना, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। सही लिख रहा था मैं, 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा विच इज योर Q1 के साथ, और ये वाला सिग्मा दैट इज योर Q2 अपॉन 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। डायरेक्ट रिलेशन मिला Q1 Q2 में, यही चाहिए हमें, बताऊंगा क्यों चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन मिला, Q1 और Q2 को इक्वेट कर दीजिए, ये बराबर क्वांटिटीज हैं भाई। तो यहां से मिल गया मेरा Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर। सब कैंसिल हो गया, फाइनली मुझे मिल गया Q2 इज इक्वल टू 4Q1। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। सही है भाई, देखो जरा सही है। 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल ठीक है। ये तो पहला केस है जिसको मैं बोल रहा हूं इनिशियल केस। इनिशियल केस में ऐसा हो रहा है। यहां तक बात पकड़ में आई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। द स्पेयर आर देन कनेक्टेड बाय अ थिन कनेक्टिंग वायर। अब दोनों स्पेयर्स को वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। अब कनेक्शन होने के बाद क्या होता है, चार्ज का फ्लो बनता है। जैसे 2 बाल्टी पानी लिया, एक बड़ी बाल्टी और एक छोटी बाल्टी, है ना, ठीक। अब दोनों में पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस बन रहा होगा, बनेगा ही, ऑब्वियस है बनेगा। पोटेंशियल का डिफरेंस बन रहा होगा यहाँ केस में, क्योंकि चार्ज अलग अलग है ना, पानी अलग अलग है बाल्टी में। तो जैसे ही तुमने उसमें बॉटम में एक पाइप अरेंज कराया, बॉटम में पाइप ज्वाइन कर दिया, तो जिसमें पानी ज़्यादा है, जिसकी हाइट ज़्यादा है, यानी जिसका पोटेंशियल ज़्यादा, हाइट मतलब पोटेंशियल यार mgh नहीं होता, लेकिन ये पोटेंशियल वो नहीं है, यहाँ पर भी हाइट की वजह से ही है। जिस पर चार्ज ज़्यादा उसका पोटेंशियल ज़्यादा। तो जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना आ जाए, सेम ना आ जाए, ठीक है, जब तक चार्ज का फ्लो बनता है। अब जैसे ही पोटेंशियल सेम आया, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, ठीक। जैसे ही सेम आया, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा बच्चे। एक ये वाला, ये वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये वाला, ये बेटा मेरा 2r रेडियस है और ये है मेरा r रेडियस वाला। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन इस केस में वो पूछ जो रहा है मेरे से, वो कह रहा है कनेक्ट होने के बाद इफ द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्पेयर, तो जो बड़ा वाला स्पेयर है उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश हो जाती है। क्या हो जाती है? सिग्मा डैश। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रेशो किस किस का, सिग्मा डैश बाय सिग्मा। यानी चाहे यही स्पेयर ले लूँ सेकंड वाला, इसको ही बेस मान लूँ और इसके चार्ज का मैं डिस्कशन करूँ, तो इसी से ही बात बन जाएगी। तो इस पर जो चार्ज है दैट इज योर सिग्मा डैश, जो नया चार्ज होगा
उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया तो मुझे पता ही है, नया चार्ज निकालना है बस। बात पहुंच रही है यहां तक? क्योंकि सरफेस एरिया तो सेम ही है, वो थोड़ी बदला है, चार्ज बदला बस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करता गया, है ना? चार्ज ही तो फ्लो करके वो ना। अब देखो यहां कितना चार्ज हो गया, यहां कितना चार्ज हो गया, बार बार इसलिए बदलता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे, लिखा हुआ तो कम से कम मजा आए, समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, Q2 डैश, और ये कितना हो गया, Q1 डैश, है ना? अब दोनों का पोटेंशियल फाइनल कितना हो गया, V, इसका भी पोटेंशियल हो गया V। सही पकड़े? हाँ जी। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालूंगा मैं V पोटेंशियल से। कैसे? ये V पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हो जाएगा स्फीयर के केस में, दैट इज Q1 डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यही V इस केस में जो होगा वो हो जाएगा Q2 डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। सही है? ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है सरफेस पर, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब दोनों को इक्वेट कर दो यार, इक्वेट कर दिया तो देखो क्या आ गया, Q2 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1 डैश। इतनी बात पकड़ में आ गई? यहां भी एक चार्ज का रिलेशन बनाया था और यहां पर भी, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बना दिए। ठीक, ठीक है। अब मुझे एक चीज और चाहिए, क्या? मेरा जो Q2 डैश और Q2 जो है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो मैं रेशो बनाऊंगा, कौन सा वाला, सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा। तो सिग्मा डैश क्या होगा, इधर मैं लिख रहा हूं बेटा, दैट इज Q2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डैश, यानी दूसरे वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं चलेगा भाई, तो चार्ज इनटू, अब भी गलत लिख रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो चार्ज अपॉन चलेगा ना, दैट इज 4 पाई इंटू 2R का स्क्वायर, दैट इज योर Q2 डैश। सही है? नया वाला चार्ज अपॉन 4 पाई इंटू 2R स्क्वायर, ये तो सही है सबका, अपॉन दैट इज योर Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। भाई सरफेस एरिया थोड़ी बदल गया दोनों केस में, इनिशियल केस में भी इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, फाइनल केस में भी सिग्मा ही है, सिर्फ चार्ज का रेशियो यानी चार्ज बदला है दोनों में, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो जो नया रेशियो बना दैट इज Q2 डैश अपॉन Q2, ये रेशियो निकालना है मुझे, यही निकालना है ना। अब अगर मैं देखूं बच्चों इसमें, ये जो रेशियो मुझे निकालना है दैट इज Q2 डैश अपॉन Q2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूं बच्चों, तो इधर देखना जरा ध्यान से। अब कैसे इन दो इक्वेशन तो ये रही मेरे पास, अब इनमें चार्ज कंजर्व क्वांटिटी वाला फंडा लगाएंगे। कैसे? देखिए, दैट इज मतलब ये वाला चार्ज यानी Q1 प्लस Q2 किसके बराबर था, Q के बराबर था। ये बात सही है? नेट चार्ज ये था इनिशियल केस में, फाइनल केस में भी चार्ज तो कंजर्व्ड ही है, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी किसके बराबर है, Q के बराबर है। दोनों बराबर हो गए, है ना। और रिलेशन किस में चाहिए, इसमें चाहिए ना, तो फर्स्ट वाले को रिप्लेस करूंगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखी है ये, दैट विल बी, इस वाले में रिप्लेस कर लिया, किसमें, इसमें। तो मैंने इसको रिप्लेस करके लिखा दैट इज यानी Q1 को मैंने क्या लिख लिया इन टर्म्स ऑफ Q2, दैट इज Q2 बाय 4 प्लस Q2, ये होगा। इसी तरीके से यहां Q1 डैश को क्या लिखूं, दैट इज Q2 डैश बाय 2 प्लस Q2 डैश। सही है? सही। तो अब इधर अगर मैं जाऊं, ये वाली चीज Q2 को कॉमन ले लूं, अरे Q2 को कॉमन ले लूं ना बच्चे, तो
तो ये हो गया 1/4 + 1 दैट इज 5/4। तो ये बन गया मेरा 5/4 इंटू Q2, सही है। और ये वाला बनेगा 1/2 + 1 यानी 3/2 इंटू Q2 डैश। सही पकड़े? बोलो। अब इसमें आ जाओ नीचे रेशो में आ जाओ। Q2 डैश और Q2, और ये दोनों किसके बराबर हैं? Q के बराबर है भाई। दैट मीन्स 5/4 Q2 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ Q2 डैश। अब मुझे क्या चाहिए? Q2 डैश अपॉन Q2 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, यानी कि ये मैंने एज इट इज छोड़ दिया, इसको नीचे ले आया, तो ये ले जाना पड़ेगा 5/4 बाय 3/2। सही चल रहा हूं मैं? बोलो। तो ये तो हो गया भाई, 2 से ये 2 गया। अब तो ये आ गया 5/6। सही है? ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में है 5/6। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ये रेशो आ गया बेटा, Q2 डैश अपॉन Q2 विच इज योर 5/4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नोट किया जाए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ 5/6 सॉरी, हाँ 5/6 5/6 आ रहा है ना मेरा। सो 5/6 मेरा ऑप्शन नंबर 4 है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।